Hello everyone. Today we are going to start a topic that is female reproductive cycle. आज हम हमारा फोकस मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पर रहेगा. आपके सामने देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं देयर आर सम फेजेस. एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ईयर्स में नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स, नॉर्मली एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस in both parts. One is ovary and the second is uterus. Each cycle take about a month. हर cycle में almost हम कहें तो हम कहेंगे this take 1 month period and involve both. कौन कौन से दो चीज़ें, वन इज़ कॉल्ड oogenesis एंड द प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस. तो इस बेसिस पर हम कहते हैं कि ये जो साइकिल है 1 मंथ का, इसे हम 2 इवेंट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ कॉल्ड ओवेरियन साइकिल या ओवेरियन इवेंट, और दूसरा जो साइकिल होता है वो चलता है यूट्रस में, दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन साइकिल. अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस साइड में आप देख रहे हैं कि दोनों बातें बताई हुई हैं. दिस साइड ये ओवेरियन साइकिल यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर हम यूट्राइन साइकिल, मतलब कि हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो यूट्रस के अंदर चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, और ये चेंजेस जो हम ऑब्जर्व करेंगे वो ओवरी के साइकिल्स में करेंगे. तो ये जो इवेंट है ये दोनों तरफ चलता है. जो मंथ में साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो केवल यूट्रस में नहीं आते. दैट इज़ नॉट ओनली अकरिंग इन द यूट्रस, दैट ऑल्सो साइमल्टेनियसली अकर्स इन द ओवरी ऑल्सो, क्योंकि ओवरी के अंदर ये सब होता है. आप जानते हैं कि फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है. ठीक है. सो द ओवेरियन साइकिल, एक्चुअली व्हाट इज ओवेरियन साइकिल? द ओवेरियन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द ओवरीज दैट अकर during and after the menstruation of an oocyte. Not menstruation, that is the maturation of an oocyte. और जो यूट्राइन साइकिल है, दिस इज द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम. यू कैन सी हियर, दिस इज द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम of the uterus to prepare it for the survival of fertilized ovum that will develop there until birth. ठीक है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ओवेरियन हार्मोन एक्चुअली दे विल वेन and this cause the stratum functionalis of the endometrium. I think I told you in the last lectures कि जो endometrium है इसकी 2 layers होती हैं. इसकी जो एक लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ऊपर वाली लेयर जो है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम फंक्शनलिस, एंड जो नीचे वाली लेयर जो होती है, इससे नीचे जो आपको दिखाई नहीं दे रही, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम बेसेल. तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड स्ट्रेटम बेसेल, दीज आर द 2 लेयर्स. तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है दैट बिकम स्लग ऑफ. ये जो आपको यहाँ पर दिखा रही है जो स्लग ऑफ हो रही है, दैट इज एक्चुअली स्ट्रेटम फंक्शनलिस. ठीक है. तो ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल्स जो हैं यहाँ पर वो दोनों होते हैं, और ये जो दोनों साइकिल है साइमल्टेनियसली दोनों में चलते हैं. इन दोनों साइकिल्स में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो हार्मोन जो हैं वो 2 जगह से सिक्रीट होते हैं. वन इज़ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, दैट इज सिक्रीटेड बाय, ये जो हार्मोन की हम बात करेंगे, LH और FSH. ठीक है. ये तो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी का एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट ये हार्मोन सिक्रीट करता है. इसके अलावा हम बात करेंगे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन अबाउट द हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये दोनों हार्मोन LH और FSH हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में ही सिक्रीट होते हैं. ऑल्दो हम इसमें ओवेरियन हार्मोन जो हैं उनकी बात भी करेंगे, जिसमें हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन की बात भी करेंगे. तो यहाँ से मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, दैट मे नॉट बी इंक्लूडेड इन योर नीट UG एग्ज़ाम और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन योर 12th NCERT, but it will be very helpful to you in understanding the basic concepts. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे. हम बात करते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. सो लेट्स टॉक अबाउट गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसकी वजह से ये 2 हार्मोन, वन इज़ LH and the second is FSH, those hormones are secreted by, these hormones are secreted by anterior pituitary.
एंटीरियर पिट्यूटरी दोनों हार्मोन सिक्रीट करती है, LH और FSH, और ये LH और FSH जो है इन्फ्लुएंस डालते हैं ओवरी पर। ठीक है, ये आपके सामने, दिस इज द डायग्राम ऑफ, ये आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड oocyte। और बाहर की तरफ ये जो हमें दिखाई दे रही हैं, these cells are called थीका सेल्स। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये जो हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, अब LH और FSH जो है, इनके लिए ये आपके सामने जो है, दिस इज फॉलिकल, दिस इज अ फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल जो है, इस फॉलिकल में आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट क्यूमुलस, oophorus एंड एंट्रम, ऑल पार्ट्स हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो थीका सेल्स और ग्रेन्युलोसा सेल्स, एक्चुअली थीका सेल्स जो हैं, थीका सेल्स आर हैविंग रिसेप्टर्स, इनके पास रिसेप्टर्स हैं, इनके पास रिसेप्टर्स मौजूद हैं। और रिसेप्टर इनके पास किसके लिए हैं, तो आप कहेंगे इनके पास रिसेप्टर्स हैं LH के लिए। सपोज़ मैं यहाँ पर ये LH बना रही हूँ, तो LH जो है, ये रिसेप्टर आप जानते हैं कि सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जब हार्मोन्स उन पर बाइंड करते हैं तो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी होता है। तो थीका सेल्स बाइंड LH एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ये थीका सेल्स जो हैं, दे विल प्रोड्यूस एंड्रोस्टेनिडायोन। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि इसको आपने याद शायद नहीं रखने की ज़रूरत पड़े आपको, क्योंकि एंड्रोस्टेनिडायोन जैसा कोई शब्द नीट UG के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। एंड्रोस्टेनिडायोन के लिए मैं आपको बता दूं, दिस इज एक्चुअली अ स्टीरॉयड 6 हार्मोन, जो कि इसकी बात कर रहे हैं, जो कि सेक्स हार्मोन है, जो कि टेस्टीज, ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ये एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए आप इसे एक इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ये एंड्रोस्टेनिडायोन जो है, इसके बारे में आगे हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहले ध्यान दीजिए ग्रेन्युलोसा सेल्स पे। अब ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग रिसेप्टर्स फॉर, लाइक ये मैंने पर्पल कलर से FSH ड्रॉ किया है। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं, इन ग्रेन्युलोसा सेल्स पर, यहाँ पर इनके पास रिसेप्टर जो मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं दूसरे हार्मोन, मतलब कि FSH के लिए। तो ये FSH, प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, FSH बाइंड होगा। जब FSH ग्रेन्युलोसा सेल्स पर बाइंड होगा, तो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं, आई नीड टू राइट हियर, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, जब FSH यहाँ पर बाइंड होगा, तो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है, दैट विल प्रोड्यूस एन एंजाइम। द एंजाइम नेम इज aromatase. Enzyme name is aromatase. Again I'll say कि no need to learn this enzyme, just try to understand, just focus on the basic concept. तो एंजाइम जो है, वो aromatase जो है, ये एंजाइम जो है, इसे एक और नाम भी देते हैं। आप अपनी कॉपी में अगर ये लिख रहे हैं तो इसे लिख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोजन सिंथेटेज एंजाइम। ये जो एस्ट्रोजन सिंथेटेज एंजाइम जो है, व्हाट इट डू, ये जो है एंड्रोस्टेनिडायोन जो है, उससे ये कन्वर्ट कर देता है 17 बीटा एस्ट्राडायोल। ठीक है, जो बच्चे ये पहली बार ये बातें समझ रहे हैं, ठीक है, 12th के स्टूडेंट्स, वो इस बात को बहुत सिंपल वे में लें। सिंपली 17 बीटा एस्ट्राडायोल इज़ एक्चुअली हार्मोन विच इज़ फ्रॉम एस्ट्रोजन फैमिली। आप इसे सिंपली एस्ट्रोजन भी कह सकते हैं। तो अभी मेरी इन सभी बातों से आपको एक बात समझ में आई है कि ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं और थीका सेल्स जो हैं, दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन से डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है, डेवलपिंग फॉलिकल जो है, वो प्रोड्यूस कर रही है एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है, दे आर, इट इज़ हैविंग रिसेप्टर्स फॉर FSH, थीका सेल्स इज हैविंग रिसेप्टर फॉर LH, थीका सेल विल प्रोड्यूस एंड्रोस्टेनिडायोन, एंड्रोस्टेनिडायोन जो है, इट विल कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस एस्ट्रोजन सिंथेटेज एंजाइम जो है, ये एस्ट्रोजन सिंथेटेज एंजाइम या एरोमेटेज आप जानते हैं आप ये कि ओवरी में होता है। वैसे ये ओवरी के अलावा बोन में, ब्रेस्ट में, एडिपोज टिश्यू एंड ब्रेन में भी होता है। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स की वजह से एस्ट्रोजन सिंथेसाइज होता है।
तो ग्रैन्युलोसा सेल्स भी हैं, उनके पास भी एक्चुअली थीका सेल्स की तरह LH के लिए रिसेप्टर मौजूद होते हैं। जैसे जैसे ये फॉलिकल ग्रो करेंगे, नाउ लिसन एंड पे अटेंशन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, कि जैसे जैसे ये एस्ट्रोजन, ये फॉलिकल ग्रो करेंगे, ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, और ये जो एस्ट्रोजन है, मोर एस्ट्रोजन विल सेंड नेगेटिव फीडबैक। रिपीटिंग माई वर्ड्स, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो होंगे ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा फॉलिकल तो ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, तो ये जो है इट विल सेंड अ नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एस्ट्रोजन, यू आर गोइंग टू बी ए गुड डॉक्टर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, आपके बहुत काम आएगा कि जो एस्ट्रोजन्स हैं, ये जो एस्ट्रोजन है प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोजन विल सेंड नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, टू किसको देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इट विल सिक्रीट लेस FSH। ये FSH का सिक्रीशन कम कर देगा। FSH का सिक्रीशन कम होने से जो डेवलपिंग फॉलिकल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट कॉज डाई ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स। इसकी वजह से जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो डाई हो जाएंगे। ठीक है, बट द फॉलिकल एक्चुअली, नाउ प्लीज़ पे अटेंशन, ऐसा फॉलिकल जिसके पास ज़्यादा रिसेप्टर मौजूद हैं, डेवलपिंग फॉलिकल डाई हो जाएंगे, बट द फॉलिकल हु हैज़ but the follicle which has more receptor for FSH, देखिए बाकी डाई हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा फॉलिकल जिस पर बहुत सारे रिसेप्टर हैं, तो आप लोगों ने हार्मोन में हम डाउन रेगुलेशन अप रेगुलेशन जैसी बात भी समझते हैं, तो हम यह कहते हैं कि इसके पास रिसेप्टर ज़्यादा हैं। आई एक्सप्लेन दिस डाउन रेगुलेशन एंड अप रेगुलेशन इन द एंडोक्राइन पार्ट, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे फॉलिकल, जब ज़्यादा फॉलिकल के लिए रिसेप्टर मौजूद होंगे, तो रिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा फॉलिकल के लिए होंगे, तो वो ज़्यादा FSH को अपने साथ बाइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये जो फॉलिकल है, मोर रिसेप्टर फॉर FSH, ठीक है, बट द फॉलिकल विच हैज़ मोर रिसेप्टर फॉर FSH विल बिकम डोमिनेंट फॉलिकल, क्योंकि ये कम डोमिनेंट फॉलिकल। लेट मी कंप्लीट दिस लाइन, देन आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये यहाँ पर, बट द फॉलिकल विच हैज़ मोर रिसेप्टर्स, ठीक है, फॉर FSH विल बिकम डोमिनेंट फॉलिकल। अब ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है, क्यों डोमिनेंट फॉलिकल बना, क्योंकि देखिए बाकी सबको FSH कम मिल रहा है, जिनके पास रिसेप्टर कम है उनको ऑलरेडी FSH कम हो चुका है, तो जब FSH कम है तो रिसेप्टर्स भी उनके पास कम है, तो दे विल डाई ड्यू टू द लैक ऑफ FSH। अब इन पर FSH के लिए रिसेप्टर, इस डोमिनेंट फॉलिकल पर FSH के लिए रिसेप्टर ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा FSH को बाइंड करेगा एंड विल बिकम डोमिनेंट फॉलिकल, एंड ऑब्वियसली इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड इट विल बिकम ग्राफियन फॉलिकल, एंड ऑब्वियसली इट इज़ रेडी फॉर द रप्चरिंग। I hope the things are clear. Now we are focusing again, we are coming on this event. Now please focus, यहाँ पर आप देख रहे हैं, there are again I am saying कि ये यूट्राइन साइकिल है। देखिए जब स्टार्टिंग में FSH और LH जो है उनका अमाउंट जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको ये बात क्लियर है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल है इट इज़ सिक्रीटिंग एस्ट्रोजन। जब ये एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है, जब एस्ट्रोजन जो है, पहले एस्ट्रोजन जो है इट विल सेंड अ नेगेटिव फीडबैक, प्लीज़ फोकस ऑन दिस पॉइंट। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा नहीं है इट विल सेंड अ नेगेटिव फीडबैक, और FSH और LH का जो पोर्शन है देखिए वो स्ट्रेट लाइन सी जा रही है, मतलब ये ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल या डोमिनेंट फॉलिकल ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, ठीक है, तो ज़्यादा एस्ट्रोजन जो है इट विल send a positive feedback, please focus on this point। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना it will send a positive feedback to the anterior pituitary। एस्ट्रोजन का कम होना, यहाँ पर एस्ट्रोजन कम है तो एस्ट्रोजन का कम होना will send a
नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी और एफएसएच और एलएच कम हो जाएगा। और इस कम एफएसएच को लेकर, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर ज़्यादा थे, उस ग्राफियन फॉलिकल या डोमिनेंट फॉलिकल वो ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा और ज़्यादा एस्ट्रोजन विल सेंड अ पॉजिटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, और वहाँ पर एकदम से एलएच जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसी के साइड में एफएसएच भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन दिस इज़ नोन एज LH सर्ज। ये LH सर्ज जो है, दिस इज़ द एक्चुअली मेन कॉज फॉर कॉजिंग ओव्यूलेशन होगा साइमल्टेनियसली। आप देखिए जब फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, ये प्रिंसिपल फॉलिकल डेवलप हो रहा है, यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन जब होगा, LH जो है व्हाट इट विल कॉज, LH जो है ये क्या करेगा, अगर हम ओवरी को देखें, इफ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, तो LH जो है यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल जो है ये यहाँ पर आकर थोड़ा सा बल्ज बना देगा। इट इज़ अबाउट 2 to 2.5 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा। ये स्टिग्मा वो पॉइंट है जहाँ से रप्चर होकर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। एंड दिस सेकेंडरी oocyte जो यहाँ पर रिलीज़ होगा, ऑब्वियसली दैट इज़ सेकेंडरी oocyte, और ऑब्वियसली उसके साइड में होंगी कोरोना रेडिएटा सेल्स। तो जब ये रप्चर होगा, जब ये स्ट्रक्चर यहाँ से रप्चर होगी, दिस स्ट्रक्चर विल कंटेन, दिस स्ट्रक्चर इज़ नाउ नोन एज कॉर्पस हेमोरेजिकम, ठीक है। एंड फॉर शॉर्ट टाइम इट इज़ नोन एज द कॉर्पस हेमोरेजिकम, एंड अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर जो है ये बनाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। तो जब ये रप्चर यहाँ पर आप देखिए, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एंड दिस इज़ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीट बन चुका है। दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज़ मेनली सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन, लेकिन इसके साथ ये एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे बच्चों। तो ये जब ये रप्चर हो जाएगा, देखिए जब ये रप्चर हुआ, अब एस्ट्रोजन जो है उसको सिक्रीशन करने की जिम्मेवारी किसके पास आ गई, कॉर्पस ल्यूटियम की, क्योंकि फॉलिकल सेल्स तो दे गॉन बेन, वो ख़त्म हो चुकी हैं, फॉलिकल सेल्स नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है we should focus on each and every single event occurring here. So ब्रीफ करने के लिए आपको वापस लेकर आ रही हूँ। FSH और LH सर्च के बाद, अब क्योंकि FSH और LH नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब जिम्मेवारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कॉर्पस ल्यूटियम पे, जो कि 4 हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। इनहिबिन और रिलैक्सिन की बात हम बाद में करेंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, तो देखिए आप यहाँ से एस्ट्रोजन एक बार कम हुआ क्योंकि फॉलिकल सेल रप्चर हुई, एंड देन क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन सिक्रीट करने लग गया, तो ये एस्ट्रोजन यहाँ पर बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन कॉज प्रोलिफरेशन इन द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, तो साथ साथ में आप देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियम की सेल्स प्रोलिफरेट हो रही हैं, नंबर में इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम, देखिए इससे पहले प्रोजेस्ट्रॉन बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन फॉलिकुलर सेल सिक्रीट नहीं करती, डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रीट नहीं करता। तो प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ बढ़ा? प्रोजेस्ट्रॉन तब बढ़ा जब कॉर्पस ल्यूटियम बना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम में जो सेल्स हैं दैट कंटेनिंग लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड, दैट इज कोलेस्ट्रॉल एंड अ येलो कलर पिगमेंट जिसका नाम है ल्यूटिन। दिस पिगमेंट इज कॉल्ड ल्यूटिन। ल्यूटिन जो है दिस इज़ येलो कलर पिगमेंट, और इसके साथ इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन है ना प्रोजेस्ट्रॉन, उसे बनाता है। तो इट इज़ कंटेनिंग द फैट एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बनाएगा, साथ ही ल्यूटिन, इसलिए येलो भी दिखाई देता है आपको। तो ये अब देखिए यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन जो है बच्चों, वो हमने प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ा दिया, ठीक है। इनहिबिन भी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यों बढ़ा है, क्योंकि इनहिबिन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। इनहिबिन जो है, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्ट्रोजन अब क्यों बढ़ा, तो ये एस्ट्रोजन और ये जो है सब, ये इनकी वजह से यहाँ पर जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेन का अगर हम लाइफ स्पैन देते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटियम ये जो है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो भी ये 10 to 12 डेज़ जो है ये मेंटेन रहता है, 10 to 12 डेज़। अब 10 to 12 डेज़ तक अगर ये मेंटेन रहेगा, तो आप जानते हैं इतने टाइम तक 14 डेज़ से अगर हम 10 डेज़ काउंट करें तो लगभग 24, अगर हम 12 डेज़ काउंट करें तो 24 के बाद प्लस 2 और कर दीजिए, मतलब कि 26th डे तक, ऑलमोस्ट 26th डे तक, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ तक बात कर रहे हैं कि 26th डे तक अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, तब तक
तब तक ये हार्मोन सिक्रीट होते होंगे। और जब अगर क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम 10 to 12 डेज, कब किस केस में, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, इफ़ फर्टिलाइजेशन नॉट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये 10 से 12 दिन तक मेंटेन रहेगा। लेटर ऑन अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 4 मंथ, वी विल डिस्कस इट लेटर इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये वहाँ पर मेंटेन रहेगा। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, इट विल सिक्रीटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। ये हार्मोन जो है, इनहिबिन का फंक्शन, रिलैक्सिन का फंक्शन, ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन रहेगा। और यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो 10 to 12 डेज बाद इट विल डाई एंड इट विल चेंज इनटू दिस वाइट स्कार that is called corpus albicans. Corpus luteum is also known as temporary endocrine gland, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट करती है, लेकिन corpus albicans कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। इन द एब्सेंस ऑफ हार्मोन्स, mainly estrogen and progesterone, the endometrium, basically stratum functionalis, will actually slug off, ये बाहर आ जाएगी। तो आपको सारे इवेंट्स इसके क्लियर होने चाहिए। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स कहाँ बढ़े, कहाँ कम हुए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, और कब एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में LH FSH कम रहेंगे, कब इसके इन्फ्लुएंस में LH सर्ज होगा, और कब इनके इन्फ्लुएंस में एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन होगा। तो एस्ट्रोजन के, जब से एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद मतलब कि आफ्टर 28th डे अगेन इट विल स्लग ऑफ, मतलब कि ये एंडोमेट्रियम जो है डाउन आ जाएगी। अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये मेंटेन रहेगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये डाउन आ जाएगी। सो हेयर आई एम कंप्लीट विद दिस मेंस्ट्रुएशन फेज। In my next video lecture, I'll explain each and every role of hormones and the phases. Thank you.